नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मनसबदारी व्यवस्था की कि मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मनसबदारी व्यवस्था पर चर्चा करते हैं कि मनसबदारी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। बेसिकली इसमें अरबी भाषा के रूप में शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसका अर्थ है मनसब प्लस दार। मनसब का मतलब होता है प्रशासनिक और दार का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो जो व्यक्ति प्रशासनिक पद ग्रहण करता है, कौन प्रशासनिक पद ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं, मनसबदारी कहते हैं। क्योंकि अकबर ने यह प्रणाली डेवलप की थी और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक व्यवस्था में, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में क्या लाना, कार्य कुशलता लाना। क्या लाना, कार्य कुशलता पर बल देना, वर्क परफॉर्मेंस, कार्य कुशलता पर बल देने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया, ताकि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप की जाए जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा जनता का कल्याण हो सके, और जितना ज्यादा जनता का कल्याण होगा उतना ही उसे, राजा को भी अपने कार्यों को करने के लिए जनता का समर्थन भी प्राप्त होगा। जैसे कि आज हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जितनी ज्यादा जनता की भागीदारी बढ़ती है लोकतंत्र में, उतना ही उस देश का प्रशासन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल पाता है। आज सरकार गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस की बात क्यों कर रही है? इसलिए ही कर रही है कि प्रशासनिक दक्षता को पूर्णतः से लागू किया जा सके, प्रशासन के क्रियान्वयन को प्रबंधित किया जा सके, प्रशासन को ऐसे नियंत्रित और प्रशासन को ऐसे क्रियान्वित किया जा सके जिससे कि जो हमारे नीति निर्दिष्ट तत्व हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना, उसके उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। तो वैसे यहाँ पर भी इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम से कम करते हुए प्रशासन को इतना अनुकूल बनाया जाए कि जनता के वह कार्यों को घर घर तक पहुंचा सके, जनता के कल्याण को वो प्रत्येक घर तक पहुंचा सके। तभी तो जनता का विश्वास एक राजा या एक लोकतंत्र के प्रति होता है और जनता फिर बढ़ चढ़कर उस लोकतंत्र में भागीदारी करती है और सहयोग करती है, और इसी जन समर्थन से एक मजबूत राजनीतिक सत्ता का निर्माण भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मनसबदारी व्यवस्था, जिसे कि अकबर ने अपने जीवन काल में इसे प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए लागू किया। दूसरी बात, इसमें दो शब्दों का यूज किया गया है, जात और सवार। तो जात और सवार क्या होता है? तो जात क्या होती थी, उसका पद का पदानुक्रम और वेतन होता था, अर्थात रैंक होती थी किसी अधिकारी की, और साथ में क्या होता था, वेतन होता था, साथ में उसका वेतन का भी उल्लेख रहता था। दूसरी बात, इसमें सवार जो होते थे वो सैनिक उत्तरदायित्व को प्रस्तुत करते थे, सैनिक उत्तरदायित्व बताते थे। अर्थात जहां पदानुक्रम और वेतन को कौन बता रहा है, आपके जात बता रहा है। मान लीजिए आपका वेतन कितना है, मान लीजिए आपका वेतन 500 है, और सवार मतलब आपके पास घुड़सवार कितने, घुड़सवार कितने, आपके पास घोड़े कितने हैं, इस बात को बताता है। अर्थात आपके पास सैनिक उत्तरदायित्व क्या है, सैनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस बात को वह उल्लेखित करता है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जात और सवार के जो पद होते थे या जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व था, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, इस बात पर भी बल दिया जाए, इस बात को भी समझा जाए उसकी प्रवृत्ति कैसी थी बच्चों। तो उसकी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति थी, अर्थात इसमें जो प्रशासनिक पद होते थे वो सैनिक और असैनिक दोनों ही पद होते थे, सैन्य और असैन्य पद दोनों होते थे। अर्थात यहाँ पर आपको अगर वो आईपीएस बनाया जा रहा है, सेनानायक बनाया जा रहा है, तो साथ में आईएएस भी बनाया जा रहा है, आईआरएस भी बनाया जा रहा है ना, और न्यायाधीश भी बनाया जा रहा है। तो याद रखें, इसकी प्रवृत्ति सैन्य और असैनिक दोनों प्रकार की थी, अर्थात इसमें पदों पर नियुक्ति दोनों ही क्षेत्रों में की जाती थी, सैनिक क्षेत्र में भी की जाती, असैन्य क्षेत्र में, सिविल क्षेत्र में, जैसे कि हम कहें न्यायिक पद पर, कलेक्टर के पद पर, है ना, वित्तीय अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाती थी। तो जात का मतलब पदानुक्रम और उसकी वेतन से है कि आपका वेतन अगर 500 है तो वो 500 वेतन को, और उसका रैंक कि आप किस स्तर के अधिकारी है, आप किस उच्च स्तर के अधिकारी, उसकी रैंक को डिफाइन करता था। और सैनिक उत्तरदायित्व को कौन डिफाइन करता था, सवार, कि आपके पास 500 आपका वेतन मिल रहा है, इस रैंक के, आपके पास घुड़सवार कितने हैं, आपके पास घोड़े कितने हैं, है ना। मतलब घोड़े और घुड़सवार में अंतर है। घोड़े मतलब आप जानते हैं ये पशु होता है जो कि सेना में उस समय युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है, घुड़सवार जिनको, जो घोड़े को संचालित करते हैं। अगली बात करें कि इसकी नियुक्ति अकबर करता था, कैसे करता था, उस समय जो मीर बख्शी के पद पर था, मीर बख्शी मतलब सेनापति के जो पद पर होता था, वो एक सूची बनाता था, एक क्या बनाता था बच्चों, सूची बनाता था, और उस सूची में नाम लिखता था, पद, नाम और पद, और इसी सूची के आधार पर सिफारिश की जाती थी सेनापति के द्वारा। ये लोगों की सूची बनाई जाती थी और अकबर को दी जाती थी, अकबर मतलब बादशाह को दी जाती, तो बादशाह ही इसमें क्या करता था, नियुक्ति करता था, जात पद पर और सवार पद पर। वेतन मान जागीर या नगद में दिया जाता था, किस में दिया जाता था, जागीर और नगद।
दोनों ही वेतन के स्वरूप मौजूद थे यहाँ पर। अगली बात करें हम श्रेणियां, जात के आधार पर, सवार के आधार पर। इसमें दो श्रेणियां थी, किसके आधार पर? जात के आधार पर, सवार के आधार पर। तो जात के आधार पर मनसबदार, अगर 10 से 500 जात का मनसब है तो उसे मनसबदार कहते थे। उसका नाम क्या था बच्चों? उसे मनसबदार से पूछ लिया जाए मनसबदार का अर्थ, तो बोलिए वो कितनी जात का होता था? 10 से 500। जात का मतलब अभी मैंने बताया, जात का मतलब उसके किसको इंगित कर रहा है? वेतन को, और उसके किसको? रैंक को, है ना, किस पदानुक्रम का, दो चीजों को। तो याद रखें, ऐसा मनसब जो 10 से 500 जात का उसे मनसबदार कहते थे। उसे क्या कहते हैं? मनसबदार। वहीं 500 से 250, 2500 जात की जिम्मेदारी जिसके पास थी उसे अमीर कहते थे, और 2500 से अधिक जात वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? अमीर उल उमरा कहते थे। वैसे ही सवार के आधार पर भी श्रेणियों का निर्धारण किया गया था कि उसमें क्या होता था? सवार पद जात पद के बराबर हो सकता है, बिल्कुल सही है। जात मनसब क्या होता है? सवार पद से आधा होता है। सवार पद से क्या होता है? आधा होता है। और जात मनसब के आधे से कम होता है क्या? सवार। मतलब कि सवार कभी भी, मान लीजिए आपकी जात, मतलब आपके पास 500 आपका वेतन है, तो सवार कितने हो पाएंगे आपके पास? मतलब घुड़सवार वगैरह 500 अगर प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रुपए देते हो तो बराबर हो सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है सवार, बोलिए। और इससे भी कम हो सकता है, बताइए, 200 भी हो सकता है, आधे से कम भी हो सकता है। याद रखना, क्या क्या याद रखना? 500 भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है। 500 अगर आपके पास जात है, जात मतलब मैंने अभी बताया, जात मतलब आपके पास वेतन 500 है, तो उस हिसाब से आपके पास सवार उतने ही हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, इस बात को समझने का प्रयास करना। सवार के आधार पर जो हमने यहाँ पर श्रेणियां निर्मित की हैं, कि आपके पास, बताइए, 20 20 आपके पास चॉकलेट है और 20 लोग हैं, बताइए तो क्या होगा? 20 लोगों को बांट बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, बांट सकते हैं। तो 20 आपके पास चॉकलेट है, 20 लोग हैं, तो आप 20 लोगों को बांट सकते हैं, एक चॉकलेट एक व्यक्ति। परंतु आपके पास अगर 20 चॉकलेट है, और 20 चॉकलेट है और आपके पास लोग 50 है, तो क्या उसे बांट सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को एक चॉकलेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बताइए क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? जितने जात है, जितना आपके पास वेतन है, उतने ही आपके पास सवार होंगे। अपनी जेब से तो आप पैसा देंगे नहीं। दूसरी बात, आपके पास 20 चॉकलेट है और 10 लोग हो तो आराम से बांट सकते हैं। आधे अगर भी लोग हैं, आधे सवार है। आपका वेतन अगर कितना है, मान लीजिए 500 है, तो 250 लोग आप रख सकते हैं। बोलिए, 250 सवार रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, अगर आपका वेतन इतना है तो? और आपके पास, जैसे मैंने बताया कि आपके पास 20 चॉकलेट है, 10 लोग हैं, तो आराम से बांट सकते हैं, एक एक चॉकलेट सबको, और 10 आपके लिए बच भी जाएगी। अगली बात, अगर आप चाहें तो 20 चॉकलेट है, 5 लोग हैं आपके पास, मतलब आधे से भी कम है, तब भी आप बांट सकते हैं चॉकलेट को। हाँ, याद रखें, कभी भी जात पद से सवार पद अधिक नहीं हो सकता। मतलब कि आपके पास 20 चॉकलेट है और 30 लोग आ जाए आपसे लेने के लिए एक एक चॉकलेट, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये बात प्रश्न पत्र में जब पूछी जाए तो आप याद रखें, जितना आपका वेतन है उससे ज्यादा लोग आप नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है ही नहीं, है ना, कि भाई अपनी जेब से आप दें। और दूसरी बात, इसमें सुधार किसने किया? इसमें सुधार किसने किया? तो अकबर ने इसमें एक दाग माहली विभाग का निर्माण किया, ताकि घोड़ों पर दाग दिया जाए, एक विशेष चिन्ह, जिससे कि किसी प्रकार का घोड़ों की अदला बदली, घोड़ों की अदला बदली कोई कर ना सके। घुड़सवार क्या करते थे? घोड़ों की अदला बदली करके उनको डबल काउंट कराते थे। और इसी प्रकार की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में स्थायी सेना रखते हुए की थी, जिसमें कि उन्होंने दाग और उलिया प्रथा का निर्माण किया था, जिसमें कि जो सैनिक होता था उसकी उलिया लिखी जाती थी, ऊपर से नीचे तक कितनी कित काटी का है, कहाँ पर क्या चिन्ह है, और बकायदा घोड़े को भी दागा जाता था। शाहजहां ने उसी समय महाना वेतन पद्धति चलाई, किसको? मनसबदारों को देने के लिए वेतन की तरीका चलाया महाना। जहांगीर ने 2 स्पशीय व्यवस्था चलाई, जिसमें कि जात मनसब क्या हो रहता था? कांस्टेंट, और सवार मनसब को क्या कर दिया जाता था? दुगना कर दिया जाता था। तो याद रखें, 2 स्पशीय व्यवस्था किसने चलाई? जहांगीर ने, जिसमें जात पद को, मतलब उसके वेतन को कांस्टेंट किया गया, और सवार पद मतलब सैनिक उत्तरदायित्व को दोगुना कर दिया गया। तो ये आपकी पूरी थी कौन सी प्रणाली? मनसबदारी प्रणाली, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना, जिसे अकबर ने लाया। इसमें मनसबदार का अर्थ है प्रशासनिक पद ग्रहण करना। ये पद की प्रवृत्ति सैनिक और असैनिक दोनों हो सकती थी। इसमें जो जात और सवार दो शब्दों के बीच किया गया है, जात वहां अपनी रैंक को सूचित करता है और वेतन को सूचित करता था, कि जात के हिसाब से पता चल जाता था कि किस जात का मतलब किस रैंक का है और कितना इसका वेतन होगा। दूसरी बात, सवार पद का मतलब सैनिक के उत्तरदायित्व, उसके पास घुड़सवार कितने हैं, घोड़े कितने हैं। और याद रखें, जितना उसका वेतन होगा उतना ही वो क्या रखेगा? अपने पास सवार रखेगा। कभी भी सवार घुड़सवार से, कभी भी सवार पद
कभी भी जात पद से अधिक नहीं हो सकता। बोलिए, उससे बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है और आधे से कम हो सकता है। जैसे आपके पास 20 टॉफियाँ, प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक टॉफी बाँटनी है, तो आपके पास 20 लोग भी आ सकते हैं, 20 से आधे भी आ सकते हैं, 20 के आधे भी आ सकते हैं और आधे से भी क्या आ सकते हैं, 20 के कम आ सकते हैं। आधे से भी, उससे आधे से भी कम आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जात पद हमेशा बड़ा रहेगा इससे सवार पद से। और अगली बात बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण, कि जिन लोगों के पास 10 से 500 जात होते थे उन्हें मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 मनसब जो जात होते थे उन्हें क्या कहते थे, अमीर कहते थे। 2500 जात को, और इनके पास 2500 से अधिक जात होते थे, जो जो उनके पास रैंक और उनके पास जो वेतन होता था 2500 से ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहते थे, अमीर और उमरा कहते थे। क्या कहते थे, अमीर और उमरा। ठीक है, और उमरा। तो इसमें यह व्यवस्था हमने आज मनसबदारी व्यवस्था समझने का प्रयास किया, अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना था। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।